नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चाहे अनचाहे रिश्ते। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शादी का जब वह निमंत्रण आया था, पूरे घर में हंगामा मच गया था। माँ बोली थी, अब यह नया खेल खेला है कमबख्त ने, पता नहीं क्या गुल खिलाने जा रही है। ज़रूर इसके पीछे कोई राज है, वरना दो बेटों के रहते कोई इतना बड़ा बेटा गोद लेता है। अब उसकी शादी रचाने जा रही है। बड़े भैया आकाश बोले थे, आपकी और पवन की सहमति होगी, तभी तो उसने बाप की जगह पवन का नाम छपवाया है। माँ ने प्रतिवाद किया, अरे कैसी सहमति, तुम्हारे पापा की 13वीं पर बताया था कि सूरज को बेटे जैसा मानने लगी है। हम तो उसे ड्राइवर समझते थे, बरामदे में ही चाय भिजवा दिया करते थे। क्या बात करती हैं? आकाश बोले, सूरज हर वक्त साथ साथ रहता है प्रभा के, सारा बिजनेस देखता है, बैंक अकाउंट तक उसके नाम है। आपने ही तो बताया था। अरे कहती थी कि भाग दौड़ के लिए ही रखा है उसे, अकेली औरत क्या क्या करे। अब क्या पता था कि बाकायदा बेटा बना लेगी उसे, तो नुकसान क्या है। आप समझ लीजिए, 3 पोते हैं आपके। बड़े भैया ने बात को हल्का करना चाहा। पवन आए तो उससे पूछिएगा। महत्वाकांक्षी प्रभा को घर से गए 8 साल हो गए थे। 14 और 10 साल के रवि और रोशन को छोड़कर जब उसे जाना पड़ा था, तब घर का वातावरण काफ़ी विषाक्त हो चुका था। लगने लगा था कि कभी भी कुछ अवांछनीय घट सकता है। पवन शुरू से ही मस्त मौला किस्म का इंसान रहा है। घूमना फिरना, सजना संवरना, नाचना गाना, यही शौक थे बचपन से। घर का लाडला, माँ का दुलारा। मस्ती मस्ती में एमए करके फरीदाबाद में ही नौकरी भी ढूंढ ली, जबकि बड़ा बेटा आकाश सरकारी नौकरी में फरीदाबाद से बाहर ही रहा। इससे भी माँ का लाड पवन पर कुछ ज़्यादा बरसा। पैसे की कमी नहीं थी। पिताजी की पेंशन और पैतृक मकान के 2 हिस्सों का किराया नियमित आमदनी थी। पवन धीरे धीरे लापरवाह होने लगा। एक नौकरी छूटी, दूसरी ढूंढी। कभी इस सिलसिले में घर भी बैठना पड़ता। पिताजी भुनभुनाते, कहीं बाहर क्यों नहीं अप्लाई करते हो। माँ फौरन बोलती, एक बेटा तो बाहर ही रहता है, यह यहीं रहेगा, नौकरियों की क्या कमी है। पिताजी चिल्लाते, घर गुस्सा होता जा रहा है, जाहिल भी हो गया है। 9 बजे से पहले सोकर नहीं उठता, 3-4 कप चाय पीता है, तब इसकी सुबह होती है। 11 बजे नौकरी पर जाएगा तो कौन रखेगा इसे। इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ दी, मैं कब तक खिलाऊंगा इसे। पर पवन पर असर नहीं होता। माँ बचाव करती, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, कौन देगा इस निकट्टू को अपनी लड़की। पिताजी हथियार डाल देते, लेकिन सुंदर चेहरे मोहरे वाला निकट्टू पवन प्रेम विवाह कर पत्नी ले आया। प्रभा सुंदर थी। शादी के बाद पवन और लाट साहब हो गया। अब शाम को कभी कभार ड्रिंक भी लेने लगा। शुरू में तो प्रभा को अच्छा लगा, पर जब पवन घूमने फिरने, पिक्चर वगैरह के लिए माँ से रुपए मांगता तो उसे बुरा लगता। पवन नौकरी करता, पर 6 महीने या साल भर से ज़्यादा नहीं। कभी निकाल दिया जाता, कभी खुद छोड़ देता। कभी नौकरी जाने के गम में, कभी नौकरी मिलने की खुशी में, कभी किसी की सालगिरह पर। मतलब यह
कि बेमतलब के बहानों से शराब पीना बढ़ता गया। 5 साल में 2 बेटे भी हो गए। बड़े भैया होली दिवाली आते भी तो मेहमान की तरह। कभी पवन को समझाने की कोशिश करते तो बीच में फौरन माँ आ जाती। तुम सभी उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अब उसका समय ही खराब है तो कोई क्या करे? कोई ढंग की नौकरी मिलती ही नहीं उसे। तेरी तरह सरकारी नौकरी में होता तो यह सब क्यों सुनना पड़ता उसे? क्यों सरकारी नौकरी में क्या काम नहीं करना पड़ता? मेरा हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है। कितनी परेशानी होती है। मकान ढूंढो, बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन करवाओ। बदलता परिवेश, बदलते लोग। आसान नहीं है सरकारी नौकरी। इनका क्या है, ठाठ से घर में रहते हैं। खिलाने को आप लोग हैं। जब बैठे बैठे खाने को मिले तो कोई क्यों करे नौकरी? बस बस रहने दे। जब देखो तब जली कटी सुनाता रहता है। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ इसके लिए। अच्छी सी माने जहाँ काम ना हो, हुक्म बजाने के लिए नौकर हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, शाम के लिए दारू हो। देखा माँ, अब पवन बोला, इसीलिए मैं इनके साथ नहीं बैठता हूँ। 4 दिन के लिए आते हैं और चिल्लाते रहते हैं। पवन गुस्से से बाहर चला जाता। माँ बड़बड़ाती। पिताजी कभी आकाश का साथ देते तो कभी माँ का। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, पर पवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिताजी अक्सर बड़बड़ाते, खासकर जब आकाश आते छुट्टियों में। मैं पेंशन से 2-2 परिवार कैसे पालूं? तुम ही कुछ भेजा करो। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कम से कम उनकी फीस तो दे ही सकते हो। आकाश झुंझलाते, मेरे खर्चे नहीं हैं क्या? तनख्वाह से मेरा भी बस गुजारा ही हो रहा है। आप जानते हैं कि कोई ऊपरी आमदनी भी नहीं है मेरी। चलाने दीजिए इसको अपनी गृहस्थी, किराए से या कैसे भी। अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोग चलिए मेरे साथ लखनऊ। बेटे, भूखा मरते तू देख सकता है भाई को, माँ बाप नहीं देख सकते। हम तो करेंगे जितना हो सकेगा। तुझे मदद नहीं करनी मत कर। किराए से बेचारे पवन का खर्च कैसे चलेगा? माँ आ जाती बीच में। बेचारा बेचारा क्यों है बेचारा? वह लूला लंगड़ा है, दिमाग से कमज़ोर है, क्या कमी है उसमें? अच्छी खासी नौकरियां छोड़ी उसने। किस वजह से? अपनी काहिली की वजह से ना। फरीदाबाद छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? घर बैठे हलवा पराठा मिले तो कोई काम क्यों करे? आप लोगों ने ही बिगाड़ा है उसे। कभी सख्ती से नहीं कहा कि पालो अपना परिवार। आकाश के सब्र का बांध टूट गया। कहा है बेटा, कई बार कहा। अब पिताजी ने सफाई दी। पहले कहता था कि मैं कोशिश करता हूँ पर अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अब कहता है कि घर छोड़ दूँगा, साधु बन जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा। एक बार चला भी गया था, 2 दिन तक नहीं आया। तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसे क्या, यह तो आराम से बाहर नौकरी करता है। वह तो मेरी ममता थी जो उसे खींच लाई, वरना वह साधु बन गया था। माँ ने कहा। माँ की ममता नहीं थी, भूख के थपेड़े थे। पैसे खत्म हो गए होंगे लाट साहब के। आकाश चिल्लाई। ठीक है, यह बहस अब बंद करो। हमेशा की तरह माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। पवन और प्रभा के झगड़े बढ़ने लगे। अक्सर मारपीट तक नौबत आ जाती। बच्चों के कोमल मन पर असर पड़ने लगा था। बड़ा बेटा रवि गुमसुम हो गया था। छोटा बेटा रोशन जिद्दी और मनमौजी। प्रभा ने खुद काम करना शुरू किया। कभी छोटी नौकरी की, कभी घर में अचार मुरब्बे बनाकर बेचे। इसके लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ता। तब भी पवन चिल्लाता,
देखो कैसे नखरे दिखा रही है, कामकाजी बनकर जैसे घर में भूखी मरती है। अरे इसका मन ही नहीं लगता घर में, बाहर 10 लोगों से मिलती है, रंगरलियां मनाती है। माँ जरा पूछो इससे कितनी कमाई करके लाती है। प्रभा जवाब देती तो झगड़ा और बढ़ता। माँ अक्सर पवन का पक्ष लेती और बहस मारपीट तक पहुँच जाती। बच्चे सहमे हुए होमवर्क करने का नाटक करने लगते। यह झगड़ा तब जरूर होता जब पवन नशे में होता। तभी पवन को एक अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी में स्थानीय प्रतिनिधि की नौकरी मिल गई। लगा अब सब ठीक हो जाएगा। पवन को अपनी कंपनी के लिए विज्ञापन लाने का काम करना था, पर उसके आलसी स्वभाव के कारण उसे विज्ञापन नहीं मिल पाते थे। प्रभा ने पवन की मदद की और विज्ञापन मिलने लगे। अब होता यह कि जाना पवन को होता, पर वह प्रभा को भेज देता। कभी प्रभा को विज्ञापनों के सिलसिले में कंपनी के जीएम से सीधे बात करनी पड़ जाती। नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने कुछ ही दिनों में पवन की जगह प्रभा को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस पर घर में महाभारत हो गया और प्रभा ने नियुक्ति अस्वीकार कर दी, पर कंपनी ने पवन को फिर नियुक्त नहीं किया। माँ ने पवन की नौकरी जाने का सारा दोष प्रभा के सिर पर मढ़ दिया और पवन फिर शराब में डूब गया। बच्चों के बढ़ते खर्चे और पवन के तानों से तंग आकर प्रभा ने एक बार फिर प्रयास किया और खुद ही भाग दौड़ कर सरकार की महिला स्वरोजगार योजना के तहत बैंक से लोन लिया और फल संरक्षण केंद्र खोल लिया, पर उसके लिए भी उसे घर से बाहर जाना पड़ता। कुछ दिनों बाद यह काम भी बंद हो गया। बैंक से ऋण वसूली का नोटिस आया। पवन ने जवाब भिजवाया कि यहाँ कोई प्रभा नहीं रहती, पर बैंक के रिकॉर्ड्स में प्रभा के पति पवन और पारिवारिक मकान के सत्यापन प्रमाण थे। इसलिए रिकवरी नोटिस लेकर बैंक अधिकारी पुलिस के साथ पहुंच गए। पवन के हाथ पांव फूल गए और वह प्रभा को उसके मायके छोड़ आया। पिताजी ने सरकारी नौकरी का वास्ता दिखाकर समय मांगा और बैंक की ऋण अदायगी की। इसमें प्रभा के और कुछ माँ के भी जेवर बिक गए। आकाश ने भी काफ़ी रुपए भिजवाए। माँ ने ऐलान कर दिया कि वह कमबख्त अब इस घर में दोबारा नहीं आएगी, और भला पवन को इसमें क्या ऐतराज़ हो सकता था। बाद में प्रभा ने एक पत्र आकाश को भी लिखा। उसका सारा आक्रोश माँ के ऊपर था, पर पवन को भी कभी माफ़ न करने की कसम खाई थी। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया था कि पवन ने एडवर्टाइजिंग कंपनी में अपनी स्टेनो से अवैध संबंध भी बना लिए थे। सबूत के तौर पर एक पत्र भी संलग्न था जो किसी किरण ने पवन को लिखा था। आकाश सन्न रह गए थे। ऐसी स्थिति में माँ को या पवन को समझाना व्यर्थ था। उन्होंने प्रभा को ही समझाया कि इस स्थिति में समझौते से अच्छा है अपने पैरों पर खड़ा होना। बाद में पता चला कि प्रभा ने दिल्ली जाकर पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, फिर प्रॉपर्टी डीलर बन गई, फ्लैट लिया, गाड़ी ली। घर तो कभी नहीं आई, पर बच्चों से उनके स्कूलों में मिलती रही। जन्मदिन पर, त्योहारों पर बच्चों को तोहफे भी भिजवाती रही। साल दर साल बीतते गए। माँ पिताजी ने कोशिश की कि तलाक दिलवाकर पवन की दूसरी शादी करवाएं, पर प्रभा का संदेश आया कि भूल कर भी ऐसा नहीं करिएगा, वरना शारीरिक प्रताड़ना के बाद घर से निकालने का केस बन जाएगा। पवन सन्यासी सा हो गया। बढ़ती उम्र और शराब ने एक अजीब
दयनीयता पोतती थी। उसके चेहरे पर ना किसी से मिलना, ना कहीं जाना। बस शाम को किसी बहाने से माँ से पैसे लेकर निकल जाता और देर रात झूमता झामता आता और सो जाता। तरस आने लगा उसे देखकर। करीब 8 साल बाद प्रभा घर आई। जब पिताजी की मृत्यु हुई, शोक के अवसर पर किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। तभी पहली बार सबने सूरज को देखा था। 25-26 वर्ष का हट्टा कट्टा लड़का चुपचाप बरामदे में बैठा था। सबने उसे ड्राइवर ही समझा था। संवेदना व्यक्त करके प्रभा चली गई, पर उसके बाद वह अक्सर आने लगी। माँ और पवन के व्यवहार से लगा कि उन्होंने उसे अपनाने का मन बना लिया। एक बार जिद करके अपनी कार से वह उन्हें नोएडा भी ले गई, जहां उसने शानदार फ्लैट लिया था। रवि को नौकरी दिलवाने में मदद की और रोशन को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया। पवन अक्सर नोएडा जाने लगा। गाड़ी पटरी पर आ ही रही थी कि यह धमाका हो गया। सूरज की शादी का कार्ड आया। माँ की जगह प्रभा, पिता की जगह पवन और दादी की जगह माँ का नाम छपा था। सुगबुगाहट थमी भी नहीं थी कि एक शाम प्रभा आई, मिठाई के डिब्बे और उपहारों के साथ। सूरज की सगाई में उसकी ससुराल से मिले थे उपहार। कार्ड के बारे में पूछने पर प्रभा ने कहा कि उसने पवन को बता दिया था कि उसने बाकायदा सूरज को गोद लिया है और पवन ने कोई आपत्ति नहीं की थी। अब प्रभा उसकी माँ हो गई तो पवन स्वतः ही पिता हो गया और माँ दादी। पवन ने ही उसका बचाव किया। अपने बेटों से इतने साल अलग रही तो सूरज को देखकर मातृत्व जागा और जब बेटा बना लिया तो शादी भी करनी थी। सबने इस पर मौन सहमति दे दी। सूरज की शादी में सब सम्मिलित हुए। रवि और रोशन भी भैया की शादी में खूब नाचे। माँ तो गदगद थी। प्रभा ने उन्हें कई कीमती साड़ियों के साथ हीरे के टॉप्स दिए थे। सूरज की ससुराल से भी दादी माँ के लिए साड़ी मिली थी। शादी के बाद प्रभा बहू को लेकर जब फरीदाबाद गई तब माँ ने मुँह दिखाई में साड़ी दी बहू को। इसी हंसी खुशी के माहौल में माँ ने प्रभा से कहा कि अब वह भी लौट आए और अपनी गृहस्थी संभाले। प्रभा 1 मिनट तो चुप रही, फिर जैसे फट पड़ी। आप अपने लड़के की फिक्र कीजिए माँ जी, मेरी गृहस्थी तो उजड़ी भी और बस भी गई। उजड़ी तब थी जब मुझे धोखे से मायके पहुंचा दिया गया था कि मामला ठंडा होने पर ले आएंगे, और ये शायद खुद सौत लाने की फिराक में थे। सबने इन्हीं का साथ दिया था तब, जैसे सारी गलती मेरी ही हो। मेरा कसूर यही था ना कि मैं आपके बेटे को उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। तब उजड़ी थी मेरी गृहस्थी और बसी तब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हाँ, तब मुझे भी गैर मर्दों का सहारा लेना पड़ा था, पर अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। पता नहीं मेरे बेटे मेरे रह पाते या नहीं, इसलिए एक बेटा अपनाया। अब मैं भी सासू माँ हूँ। मेरा भरा पूरा परिवार है। अब जिसे मेरा साथ चाहिए वह आए मेरे पास। इस घर से मैंने अपना संबंध टूटने नहीं दिया, पर वह संबंध अब आपकी शर्तों पर नहीं, मेरी शर्तों पर रहेगा। पूछिए अपने बेटे से, क्या वे रह सकते हैं मेरे साथ मेरी शर्तों पर, या यूं ही माँ की पेंशन पर जिंदगी गुजारने का इरादा रखते हैं। सब हैरान थे, पर पवन के मौन आंसू उसकी सहमति बयान कर रहे थे। कहानी के
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।